तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चकधर कोचिंग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं फिर से लेकर आया हूँ एक नया वीडियो, एक नया उम्मीद, नया उमंग के साथ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी बात, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी नॉलेज की वीडियो आपके लिए लाते रहूँ। ठीक है बच्चों, तो आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि पाठ 1 का है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये पाठ का नाम है बच्चों। पहला पार्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को। पहले बहुविकल्प पे बताऊंगा, इसके बाद देखते हैं कितने क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, रोज़ मैं लेकर आऊँगा बच्चों, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आपकी क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए पहले चैप्टर का बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट दिन दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट दिन दूसरा पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज मैं लेकर आया हूँ पहला चैप्टर का। ठीक, तो ठीक है, पहला चैप्टर पढ़ते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न पहले पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न क्या बोलता है। पहला प्रश्न बोलता है, नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया। बताओ बच्चों, 4 ऑप्शन दिया गया है। नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया। तो बच्चों इसमें आंसर बताना है, तो इसका चौथा आंसर है 1795। नीचे दिए गया उत्तर लिखा है चौथा 1797। ठीक है, ये 1797 तीसरा नंबर है। 1797 तीसरे नंबर वाला। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तीसरे नंबर 1797। ठीक है, इसमें चौथा दिया है, लेकिन 1797 सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए। ठीक है बच्चों, 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में आपको उत्तर बताना है। राष्ट्र राज्य का उदय, निरंकुश राज्य का उदय, पूर्ण तानाशाही, पूर्ण राजशाही। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्र राज्य का उदय। ठीक है बच्चों, दूसरे का उत्तर पहला वाला हो गया, राष्ट्र राज्य का उदय। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन पे जाते हैं। निम्न में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की संहिता का लक्षण नहीं था। 4 ऑप्शन दिया गया बच्चों। पहला, जन्म पर आधारित सुविधाओं का न होना। तीसरा, संपत्ति का अधिकार। चौथा, तीसरा, सबके लिए वयस्क मताधिकार। चौथा, कानून के समक्ष समानता। बच्चों 4 ऑप्शन में उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर है सबके लिए वयस्क मताधिकार। ठीक है बच्चों, तीसरा नंबर इसका सही आंसर है, तीसरा नंबर वाला, सबके लिए वयस्क मताधिकार। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, वीना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई। तो इसका सही उत्तर क्या है बच्चों, 1815 में। किसमें, 1815। इसका पहला वाला आंसर सही है, 1815 में। ध्यान ध्यान रखिए बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इन्हीं से बोर्ड एग्जाम में आपके आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको तैयार कर लीजिए और अपने कॉपी में नोट करते जाइए। ठीक है बच्चों, तो राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म, इसका आंसर हम बता रहे हैं। ठीक है, तो वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई। तो हमको क्या बताना है, 1815 में। पहला वाला सही है, 1815 में। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। निम्न में से कौन सा 1815 की वियना संधि में संबंधित है। इसका सही आंसर बच्चों दूसरा नंबर, ड्यूक मैटरनिक। ठीक है, दूसरा नंबर इसका आंसर है सही। फिर छठवां क्वेश्चन पे जाते हैं। नेपोलियन युद्धों के द्वारा हुए बदलाव को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था। बताइए बच्चों, तो इसका सही आंसर है विनया संधि। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग तैयार कीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग तैयार कर लीजिए, इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। तैयार करते जाइए बच्चों, फिर नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, इसलिए आज इसको तैयार कीजिए, फिर अगले पार्ट पे जाएंगे नेक्स्ट डे। ठीक है बच्चों, तो छठा को हो जाए। 7वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है,
सातवां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बोलता है, किसने कहा था कि जब कांग्रेस छींकता है तो बाकी यूरोपियों को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका सही आंसर है मैटरनिक। ठीक है, इसका चौथा नंबर आंसर है मैटरनिक। फिर आठवां क्वेश्चन है, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों, कंटेनी। इसका दूसरा नंबर आंसर सही है, कंस्टेंटिनोपल संधि। ठीक है बच्चों, ये है। आठवें क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। आठवां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आठवां क्वेश्चन नौवां क्वेश्चन बोलता है हमारा, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही आंसर है वोल्ट फटोन ने। ठीक है बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, आंखों में पट्टी बांधे हुई और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है। तो ये है न्याय का प्रतीक। किसका है, न्याय का प्रतीक। ठीक है बच्चों। फिर है एक अंक वाले प्रश्न बच्चों, एक अंक वाला जो आता है ना, एक वाक्य में लिखिए उत्तर, वही वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है बच्चों, तो आप इनको भी तैयार कर लीजिए, मस्त छोटा छोटा है, तैयार कर लीजिए। तो क्या बोलता है क्वेश्चन, फ्रेडरिक सैरियू कौन था। तो फ्रांसीसी चित्रकार था। ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है, रेनन कौन था। तो रेनन फ्रांसीसी दार्शनिक था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था, वह किस बात का प्रतीक था। जर्मनिया जर्मन बतूल वीरता का प्रतीक है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। चौथा क्वेश्चन का आंसर है हमारा, चौथा क्या है, मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसका सही आंसर है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन। ठीक है बच्चों। कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन आंसर है। ठीक है बच्चों, आप लोग तैयार कर लीजिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, 5वें नंबर पे, कौन सी विख्याता पटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है। इसका फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है बच्चों। फिर छठे क्वेश्चन पे है, जालवेराइन क्या था, वह किस प्रकार का जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। तो एक जर्मन शुक्ल संघ, अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। 1834 में स्थापित इस संघ ने 1834 में स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त किया व मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी। इस प्रकार यह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। ठीक है बच्चों। फिर 7वें क्वेश्चन हमारा आ गया, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या बोलता है, मेत्सिनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। तो बच्चों यह इसका आंसर है यंग इटली। ठीक है बच्चों। दूसरा है यंग यूरोप। ठीक है, 7वें का आंसर हो गया। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये 2 नंबर वाले हैं। ठीक है, 1 नंबर वाले हैं। ठीक है, तो इनको तैयार कर लीजिए। एक वाक्य में उत्तर पूछेगा तो आप लोग इन्हीं से बता दीजिएगा। ठीक है बच्चों। तो 8वां क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए। तो इसका सही आंसर है राष्ट्र राज्य का उदय। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों की क्या क्या 9वां क्वेश्चन है, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों की क्या कहा जाता है। तो स्वलाव कहा जाता है। ठीक है बच्चों। 10वां क्वेश्चन है, विनया कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई। तो 1815 में। ठीक है बच्चों। ये 1815 की विनया संधि से किसका संबंध है। तो ड्यूमिक मैटरनिक। ठीक है बच्चों। ये खाली स्थान सही जोड़ी सभी में आ सकता है, इसलिए तैयार कर लीजिए बच्चों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था। तो ये विनया संधि का। ठीक है बच्चों। किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो मैटरनिक ने कहा था। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। तो कॉन्स्टेंटिनोपल संधि ने। ठीक है। आयरलैंड में
प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वोल्फोर्टोन ने। ठीक है बच्चों। आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए महिला किस बात का प्रतीक है? तो ये न्याय का प्रतीक है। ठीक है बच्चों। अब लघुत्तरीय प्रश्न पर जाते हैं जो कि 3 से 5 अंक वाले होते हैं। ठीक है बच्चों। ठीक है, तो इनको याद करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है साफ साफ लघु दीर्घ प्रश्न। ठीक है, 3 नंबर या 5 नंबर वाले इसमें से आएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की? 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इसलिए बच्चों आप लोग तैयार कर लीजिए। इसका उत्तर है पितृभक्ति और नागरिकता के विचार। पहला है नए राष्ट्रीय चिन्ह, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय भाषा। ठीक है बच्चों। ये हो गया एक समान भार व मान की व्यवस्था। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्या बोलता है? नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांति का समावेश किस किया जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तर्कसंगत बना दिया? समीक्षा कीजिए। तो इसका नेपोलियन संहिता। ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, शहरी क्षेत्र में सुधार, व्यापार में सुधार। ठीक है बच्चों, दूसरा का आंसर ये हो गया। अब आ गया तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? यूरोप के राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? उत्तर। तो इसका उत्तर है पहला, कला, काव्य, कहानियों, संगीत ने राष्ट्र भावनाओं को विकसित किया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार इसका आंसर है। दूसरा आंसर है लोकगीत, जन काव्य व लोक नृत्य। तीसरा है स्थानीय बोलियों व लोक साहित्य प्रबल। चौथा भाषा। अब चौथा क्वेश्चन आ गया है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 4 नंबर आ सकते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, इसलिए तैयार कर लीजिए इसको। तो 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन। तो इसका वर्णन भाई बच्चों, पहला वर्णन है आरंभ, विलियम प्रथम के प्रशंसा के सिंहासन पर आसीन होना। दूसरा, बिस्मार्क द्वारा जर्मन एकीकरण की भूमिका तैयार करना। विनया कांग्रेस। चौथा, एकीकरण में बाधाएं। पांचवा, बिस्मार्क द्वारा ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस आदि पराजित विश्व शक्तियों का तटस्थ किया व एकीकरण जर्मनी का एक राष्ट्र के रूप में उभरना। ठीक है बच्चों। पांचवा क्वेश्चन आ गया हमारा, इटली की एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें, इसके मार्ग में आने वाले मुख्य बाधाएं क्या थी? तो इसका आंसर है बच्चों, एकीकरण की प्रक्रिया। 1832 में काउर सार्डिनिया के प्रधानमंत्री बना। फ्रांस में संधि, ऑस्ट्रेलिया पराजित हुआ। 1859 में लुबार्डो को राज्य मिला। द्वितीय चरण में मोडेल्ना, टस्कनी, पार्मा आदि का जनमत संग्रह द्वारा सार्डिनिया में विलय। तीसरे चरण में क्या हुआ बच्चों? 1860 में गैरीबाल्डी द्वारा सिसिली व नेपल्स पर विजय। चौथा चरण में वेनेशिया व रोम पर अधिकार। सन 1871 में पोप से समझौता व एकीकरण इटली का उदय। एकीकरण में बाधाएं। एकीकरण में क्या क्या बाधाएं बच्चों? तो एकीकरण में बाधाएं, पहला बाधा है राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास, विदेशी शक्तियों का आधिपत्य, पोप शासन, पोप का शासन। तो बच्चों चौथा है विनय कांग्रेस। पांचवा, अनुदारवादी शासक। फिर क्वेश्चन आ गया, छठवां क्वेश्चन बच्चों, ब्रिटेन में राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिमाण किस प्रकार था? तो इसका उत्तर है बच्चों, यह किसी उथल पुथल या क्रांति नहीं है, यह एक चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर है पहले नृजातीय पहचान, राष्ट्र की अहमियत व सत्ता में वृद्धि। दूसरा, 1688 में राजतंत्र से संसद द्वारा ताकत छीन जाना। 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन। चौथा,
स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व आयरलैंड को 1801 में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया जाना। नए ब्रिटिश राज का निर्माण, आंग्ल संस्कृति का तबादला, राष्ट्र के प्रतीक झंडा व राष्ट्रगान को बढ़ावा, पुराने राष्ट्रमात्र के सहयोगी के रूप में। तो चार या 5 आप पॉइंट याद कर लीजिए, आपको 5 नंबर 4 नंबर कहीं नहीं गए हैं। ठीक है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। 6वां क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको भी याद कर लीजिए। 2 नंबर में पक्का विश्वास है कि आएगा, 100% गारंटी देता हूँ आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हीं को बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। यूरोप में प्रभाव। ठीक है, तो पहला क्या प्रभाव है, राष्ट्र राज्यों का उदय। दूसरा है लोकतंत्रीय सिद्धांत को बढ़ावा। तीसरा है सामाजिक राजनीतिक आर्थिक समानता पर बल। चौथा है अन्य राष्ट्रों में मानवीय अधिकारों की मांग। 5वां है निरंकुश राजतंत्रों में क्रांति प्रतिक्रिया। ठीक है बच्चों, 5 नंबर का आंसर है, बहुत महत्वपूर्ण है, छोटे पॉइंट में लिखा हुआ है, आप याद कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 8 पे जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या बोलता है, प्रश्न नंबर 8 बोलता है कि फ्रांसीसी क्रांति का न केवल फ्रांस पर अपितु पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा है, समीक्षा कीजिए। तो इसका समीक्षा करना है बच्चों। फ्रांस पर प्रभाव, लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था। दूसरा, लोक कल्याणकारी कार्य। समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व से भरे नए समाज की नींव। चौथा है नवीन संहिता लागू। 5वां, नेशनल असेंबली का गठन। 6वां, आर्थिक एकीकरण। 7वां, कानून के समक्ष बराबरी। 8वां है संपत्ति का अधिकार सुरक्षित। ठीक है, मध्यम वर्ग का उदय, उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, संस्कृति व भाषा की भूमिका। 5वां, जन विद्रोह। ठीक है बच्चों, इसका आंसर हो गया 8वें क्वेश्चन का। ठीक है, नोट करते जाइए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी। ठीक है, अब ये आ गया, उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये उल्लेख करना है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आप नोट करके अपने कॉपी में लिख लीजिए इसको, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला। 9th वाला क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, 9वां क्वेश्चन बोलता है कि 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर, पहला आंसर क्या बोलता है, जन पर आधारित सुविधाओं की समाप्ति। ठीक है, संपत्ति के अधिकार बहाली, जमींदारी व संपत्ति के व्यवस्था की समाप्ति, यातायात तथा संचार व्यवस्था में सुधार, मानक नाप तौल के पैमाने चलाए गए। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक राष्ट्र मुद्रा चलाई गई। ठीक है, ये हो गया उसका आंसर, लेकिन इसको 5 पॉइंट में लिखना है। ठीक है, फिर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। 5 नंबर का ये भी है, यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषताएं लिखिए। तो इसका सही आंसर है बच्चों, स्वामित्व, कूटनीति, भाषा, आपस में वैवाहिक संवाद, उच्च वर्गों के फ्रेंच भाषा का प्रयोग। ठीक है बच्चों, ये हो गया। 1815, 11वां क्वेश्चन है, 1815 की विनया संधि के उद्देश्य बताइए, इसके प्रमुख वास्तव व व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है उत्तर नीदरलैंड में साम्राज्य की स्थापना। दूसरा, दक्षिण में जेनेवा को पिडमाल्ट के साथ मिलाया दिया गया। तीसरा है प्रसा को पश्चिम में नए क्षेत्र दिए गए। प्रजा को, यहाँ पे प्रसा लिखा है तो आप लोग प्रजा पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्रजा को पश्चिम में नए क्षेत्र दिए गए। चौथा है पूर्व पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का निमंत्रण सौंपा गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया। फिर 12वां क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, यूरोप में उदारवादियों द्वारा समर्थित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आदर्श क्या थे। उत्तर, इसका उत्तर है कानून में समक्ष समानता, वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं है, बाजार की स्वतंत्रता तथा राज्य द्वारा वस्तुओं व पूंजी प्रभाव पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने पक्षधर। ठीक है बच्चों, 12 क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, 3 नंबर का आएगा ये। ठीक है बच्चों, इसको भी तैयार कर लीजिए। अब 13वां क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। 13वां क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, 13वां क्वेश्चन बोलता है कि औद्योगिकरण की वृद्धि ने किस प्रकार यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदल दिए।
बच्चों 13वां क्वेश्चन क्या बोलता है, आप एक बार फिर से पढ़ते हैं हम लोग। तो 13वां क्वेश्चन बोलता है कि औद्योगिकरण की वृद्धि ने किस प्रकार यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदल दिए। तो इसका सही आंसर है बच्चों नीचे दिया गया है, आइए पढ़ते हैं। पहला क्या है, पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पाद का व्यापार में वृद्धि, शहरों का विकास है, वाणिज्यिक वर्गों का उदय। ठीक है बच्चों, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है श्रमिक व मध्य वर्ग का उदय। तीसरा है कुलीन विशेषाधिकार की समाप्ति के विचार को लोकप्रिय था। 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन है बच्चों, तैयार कर लीजिए। अब 14वां क्वेश्चन है यूरोप के राष्ट्रीयवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या थी। बच्चों सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग सभी तैयार कर लीजिए। पाठ 1 का है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का, तैयार कर लीजिए। 10वीं वाले ध्यान कीजिए, ध्यान से बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों, तो आप लोग तैयार कर लीजिए, मिस मत कीजिए। ठीक है बच्चों, सभी चैप्टर से मैं क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको मैं बताऊँगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% गारंटी के साथ लेकर आऊँगा मैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग तैयार कर लीजिए और आशा उम्मीद है कि आप लोग पढ़ते रहेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 14 क्वेश्चन है यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या थी। तो बच्चों महिलाओं की भूमिका क्या थी बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो स्वयं के राजनीतिक संगठन का बनाना, समाचार पत्रों का प्रकाशन, मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष, राजनीतिक बैठकों का तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना। ठीक है बच्चों, ये हो गया 14 क्वेश्चन का आंसर। अब 15 क्वेश्चन का आंसर क्या है। 15 क्वेश्चन क्या बोलता है, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर के कारण क्या थे। तो इसका आंसर है ये आएगा बच्चों 5 नंबर का, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिए। तो इसका पहला पॉइंट उत्तर क्या है, पहला पॉइंट बोलता है कि जनता पर अत्याचार, निरंकुश शासन व्यवस्था, उदारवादी विचारों का प्रसार, स्वतंत्रता समानता व बंधुत्व का नारा, शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। फिर 16 क्वेश्चन आ गया बच्चों। 16 क्वेश्चन क्या बोलता है, 16 क्वेश्चन बोलता है 1815-1914 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के केंद्रों के 3 प्रवाहों का विस्तार लिखिए। तो इसका आंसर है बच्चों वस्तुओं का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, लोगों का प्रवाह। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, 17 क्वेश्चन पे। फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की। तो इसका उत्तर है पितृभक्ति व नागरिक विचार, नए राष्ट्रीय चिन्ह, केंद्रीय कृत प्रशासनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय भाषा, एक समान फारवा मान की व्यवस्था। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका आंसर। अब 18वां क्वेश्चन है बच्चों, नेपोलियन द्वारा लागू किए गए प्रशासनिक सुधारों के विषय बताइए। तो इसका आंसर है बच्चों नेपोलियन की संहिता, ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, तीसरा है शहरी क्षेत्रों में सुधार, व्यापार में सुधार। ठीक है बच्चों, ये हो गया 18 क्वेश्चन। बच्चों 19वें क्वेश्चन पे आते हैं। अब 19वें क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख करो। तो बच्चों इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है जन आधारित सुविधाओं की समाप्ति, संपत्ति के अधिकार की बहाली, जमींदार व संपत्ति की व्यवस्था की समाप्ति, यातायात तथा संचार की व्यवस्था में सुधार। ठीक है बच्चों, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा आ गया है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषताएं बताओ। ये भी 4 नंबर का है बच्चों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीवन जीने की समान शैली, भू स्वामित्व, कूटनीति का भाषा और है आपस में वैवाहिक संबंध। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया, यूरोप में उदारवादियों द्वारा समर्पित राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व आदर्श क्या थे। तो इसका आंसर है कानून के समक्ष समानता, वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं, वे बाजार जिनकी स्वतंत्रता तथा राज्य के द्वारा वस्तुएं एवं पूंजी की प्रवाह पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने की पक्षधर। अब क्वेश्चन नंबर 22 आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, 1815 के वियना संधि में उद्देश्य बताइए। तो ये 4 नंबर का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो इसको याद कर लीजिए आप। पाठ 1 का कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट है, सबसे ज़्यादा मोस्ट है, 4 नंबर में आ सकता है। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, पहला पॉइंट बोलता है उत्तर में नीदरलैंड साम्राज्य की स्थापना। दूसरा पॉइंट है दक्षिण में जेनवा को पिंडमांड की
साथ मिला दिया। और तीसरा पॉइंट है प्रशंसा के प्रजा को पश्चिम में नए क्षेत्र दिए गए। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दे दिया गया। ठीक है बच्चों, 23वां क्वेश्चन आ गया हमारा। 23वां क्वेश्चन क्या बोलता है, औद्योगिकरण की वृद्धि ने किस प्रकार यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदल दिए। तो इसका आंसर है बच्चों, पश्चिम और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पाद व व्यापार में वृद्धि, शहरों का विकास व वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ। दूसरा पॉइंट है श्रमिक व मध्य वर्ग का उदय। तीसरा है कुलीन विशेषाधिकारियों की समाप्ति के विचारों को लोकप्रियता। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब 24 क्वेश्चन पे पढ़ते हैं बच्चों। 24 क्वेश्चन क्या बोलता है, 1815-1914 में के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अधिनियम के केंद्रों के साथ 3 प्रकार के प्रभावों को बताइए। तो वस्तुओं का प्रभाव, पूंजी का प्रभाव, लोगों का प्रभाव। ठीक है बच्चों, 24 का ये आंसर होगी। अब आ गया 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन क्या बोलता है, यूरोप के राष्ट्रवादी संघों में महिलाओं की भूमिका क्या थी। तो स्वयं की राजनीतिक संगठन, समाचार पत्रों का प्रकाशन, मताधिकार की प्राप्ति, राजनीतिक बैठकों दर्शन एवं हिस्सा। 19वीं सदी में यूरोप के राष्ट्रवादी लहर के कारण जनता पर अत्याचार, निरंकुश शासन व्यवस्था, उदारवादी विचारों का प्रसार, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का नारा, शिक्षित मध्यवर्ग की भूमिका। ये हो गया। ठीक है बच्चों, इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, फिर पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान। तो ये बड़ा क्वेश्चन आ गया बच्चों। अब क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए उठाए गए कदम। बड़ा क्वेश्चन आ गया बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पाठ्य का मोस्ट इम्पोर्टेंट एक उत्तरीय प्रश्न है। फ्रांसीसी क्रांतिकारी द्वारा सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए उठाए गए कदम पूर्ववर्ती समाज में लोगों की पहचान किस आधार पर अलग अलग थे। तो बच्चों इसका आंसर ये है, नीचे दिया गया है। सामूहिक पहचान की भावना के पैदा के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित तरीके से पूर्ववर्ती समाज में विभिन्न है। तो पहला क्या बोलता है, पहला पॉइंट बोलता है, पहले समाज इंस्टेट की बटी हुई थी, जबकि पितृभूमि, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रध्वज आदि के आधार पर सामूहिक पहचान पर बल दिया गया। ठीक है बच्चों, इसका आंसर ये है। इसका आंसर 3 पॉइंट में दिया गया है, तो 3 नंबर का आएगा बच्चों, इसको याद कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, नेपोलियन संहिता 1804 में कही गई बातें किस प्रकार उदारवादी राष्ट्रवाद की विचारधारा ने अनुरूप थी, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर ये है बच्चों, इसको भी याद कर लीजिए। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, आपके विचार में रूढ़िवादी विचारधारा किस प्रकार मानव की जीवन के उत्थान में बाधक था। तो इसका आंसर ये बच्चों नीचे दिया गया है, इसको भी याद कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर दीजिए। चौथा क्वेश्चन है, क्रांतिकारी विचारधारा ने किस प्रकार निरंकुश राज्य तंत्र के विरुद्ध आधुनिक राष्ट्र राज्य की स्थापना में योगदान दिया। मैत्सिनी का उदाहरण देते हुए इसे समझाए। तो इसका आंसर ये है बच्चों, नीचे दिया गया है। ठीक है, उसको भी याद कर लीजिए। पांचवा क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, और ये छठवां क्वेश्चन ध्यान से देखिए। सभी के आंसर आप लोग लिख लीजिए, अपने कॉपी में नोट करते जाइए। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे बेल आइकन को बटन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी वीडियो आप लोगों तक पहुँच जाए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।